Assalamu alaikum students, I am Samra Batul and it's BS Math second semester class. The subject is Calculus 2 और आज का आपका टॉपिक है Applications of Definite Integrals. Applications of Definite Integrals में जो आप लोगों के सिलेबस में इंक्लूडेड चीज़ें हैं वो है वॉल्यूम फाइंड करना, आर्क लेंथ फाइंड करना, एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। एरिया अंडर द कर्व जो है वो आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं सेकेंड ईयर में। जी, एरिया अंडर द कर्व जो है वो ऑलरेडी आप सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं, लेकिन 2 क्वेश्चंस मैंने एरिया अंडर द कर्व के इस लेक्चर में भी ऐड कर दिए ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। आप लोगों को याद होगा कि एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन यूज़ करते थे, और एरिया अंडर द कर्व का मतलब ये है कि अगर एक कर्व है एक स्मूथ सा कर्व है, लेकिन ये कोई रेगुलर शेप नहीं है, हम इसका एरिया नहीं फाइंड आउट कर सकते। ना कोई स्क्वायर है, ना रेक्टेंगल है, ना ट्रेपेजियम है जिनके एरियाज़ फाइंड करने का आपको फार्मूलाज आते हैं, हमने याद किए हैं। ट्रायंगल का फार्मूला, सर्कल का फार्मूला, तो ये इस तरह की शेप नहीं है। अगर आपने इसका एरिया फाइंड करना है तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन, इंटेग्रल्स, डेफिनेट इंटेग्रल की हेल्प से हम लोग इस कर्व की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। इस दो कर्व्स के दरमियान में जो उनका कॉमन एरिया है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी पोर्शन का एरिया भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वो फाइंड आउट करना थोड़ा मतलब अगर आप दो कर्व्स के दरमियान में इरेगुलर कर्व्स हैं और उनके दरमियान में कुछ पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं, वो आगे फर्दर इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन में आएगा। अभी आपके सिलेबस में जो इंक्लूडेड है वो जस्ट ये है कि कर्व और एक्स एक्सिस के दरमियान, मतलब आपका एक्स एक्सिस यहाँ ज़ीरो से शुरू हुआ ये कर्व, और ये आपका ए तक चला गया। ज़ीरो से ए तक एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यूज़ जो भी आती हैं वो हम लोग बॉदर नहीं करेंगे। तो एक्स एक्सिस और ये कर्व, ये जो बाउंड करके इसने ये जो एरिया बनाया है, अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका है ज़ीरो से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर इस कर्व को एफ ऑफ एक्स के इससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि कोई फंक्शन है जिसको इससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो फिर आप इस एरिया को इंटीग्रेशन की हेल्प से, इंटेग्रल की, डेफिनेट इंटेग्रल की हेल्प से लिमिट अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो एप्लीकेशन में आता है वो ये है कि एरिया अंडर द कर्व बाउंडेड विद द एक्स एक्सिस, ये फाइंड करना। और उसके 2 क्वेश्चंस हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कोस फंक्शन फ्रॉम x इज़ इक्वल टू माइनस पाई बाय टू x इज़ इक्वल टू पाई बाय टू। अब माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू क्लियरली पता चल रहा है x की लिमिट्स हैं, और फंक्शन आपका क्या है? कोस x। तो आप इंटेग्रल यूज़ करेंगे, लेट y इज़ इक्वल टू कोस x एंड x इज़ इक्वल टू माइनस पाई बाय टू x इज़ इक्वल टू पाई बाय टू, because y is greater than 0 whenever x belongs to minus pi by 2 to pi by 2। ठीक है, यहाँ पर फंक्शन जो है अपनी वैल्यू चेंज नहीं करेगा। अगर इस इंटरवल में कोस x माइनस कोस x हो जाता तो फिर हम क्या करते, इंटरवल को ब्रेक कर लेते, जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू माइनस कोस एक्स होती उस इंटरवल में माइनस कोस एक्स रख के इंटीग्रेशन करते, और जहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू होती वहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू रख के क्वेश्चंस करते। जैसे जब हम 5.2 के शुरू के क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे, स्टार्ट में उसके 2 क्वेश्चंस थे जिसमें फंक्शन इंटरवल में अपनी वैल्यू चेंज करता है, तो वो आपको करवाए थे। उसी तरह हम इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट है ये माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, जहाँ पे कोस पॉजिटिव ही रहता है, तो इसलिए इसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? सिंपली इंटेग्रल लेंगे। माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू लिमिट है, कोस एक्स डी एक्स है, कोस एक्स का इंटेग्रल माइनस साइन एक्स होता है। उसके बाद आप लिमिट्स अप्लाई कर देंगे, लिमिट अप्लाई करना आपको आता है। फर्स्ट लिमिट पहले माइनस
लोअर लिमिट। वैल्यूज़ फाइंड आउट की, इट इज़ इक्वल टू 1+1, तो 2 स्क्वायर यूनिट। अच्छा, ये जो स्क्वायर यूनिट है ये आपने ज़रूर लिखना है जब आप एरिया फाइंड करें। इसी तरह अगर आप वॉल्यूम फाइंड करें तो आपने क्यूब डालना है यूनिट का। अगर गिवन नहीं है यूनिट तो आपने यूनिट क्यूब लिख देना है वहाँ पर, ठीक है। तो इसके अलग से मार्क्स समटाइम्स होते हैं कि स्टूडेंट को पता है कि आंसर उसने कैसे लिखना है। जी, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिटर्मिन द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 एंड द x एक्सिस। अब इस क्वेश्चन में उसने कर्व आपको दे दिया कि एक पैराबोला है और ये पैराबोला और x एक्सिस के दरमियान में जो एरिया आता है वो आपने फाइंड आउट करना है, लेकिन लिमिट्स यहाँ पर आपको गिवन नहीं हैं। तो लिमिट्स जो हैं हम फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे हम लिमिट्स? एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है पूरे एक्स एक्सिस पे? जी, y ज़ीरो होता है पूरे एक्स एक्सिस पे, y ज़ीरो होता है पूरे y एक्सिस पे, x ज़ीरो होता है। आप एक्स एक्सिस का कोई भी पॉइंट लेते हैं, वो 2 0 3 0 इस तरह से पॉइंट्स आते हैं ना, y का कोऑर्डिनेट हमेशा ज़ीरो रहता है जो एक्स एक्सिस एग्जैक्ट पे पॉइंट्स है। तो एक्स एक्सिस पे क्या होगा? y ज़ीरो होगा, तो पुटिंग y इज़ इक्वल टू ज़ीरो वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, जो कर्व हमें गिवन है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे कि कहाँ पर ये ज़ीरो होता है। ये वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए फैक्टराइजेशन की आपने, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, फिर कॉमन ले लिया और ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, x प्लस 3x माइनस 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और आपने x इज़ इक्वल टू माइनस सी एंड x इज़ इक्वल टू 1 फाइंड आउट कर लिया। अब ये दो पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर एक्चुअली आपका जो पैराबोला है वो x एक्सिस को कट करता है। x इज़ इक्वल टू 1 0 पे कट करता है, x इज़ इक्वल टू माइनस 3 0 पे कट करता है। तो पैराबोला सम ऐसे ही होगा, यानी x एक्सिस के ऊपर या x एक्सिस के नीचे कहीं पे भी हो सकता है पैराबोला। तो -3 से 1 तक, और हमने अभी ये इंक्लूड नहीं है ये बहस हमारे क्वेश्चन के अंदर ना। तो -3 से 1 तक लिमिट है, पैराबोला गिवन है। नाउ y इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू 0 व्हेन x बिलोंग्स टू -3 1। अब -3 से 1 के दरमियान में आपका कर्व कैसा है? कर्व की वैल्यू, जो फंक्शन की वैल्यू है वो नेगेटिव रहेगी। इट मीन्स वो बिलो एक्स एक्सिस है। क्लियर? वो बिलो एक्स एक्सिस है। तो अगर वो बिलो एक्स एक्सिस है तो साथ हमें माइनस का साइन डालना पड़ेगा। यहाँ पर हमें माइनस का साइन क्यों डालना पड़ा? क्योंकि आपका ये जो कर्व है इसकी वैल्यूज़ इस इंटरवल में नेगेटिव आती हैं, और उसके बाद सिंपली आपने इंटीग्रेशन कर देनी है, लिमिट अप्लाई करके उसको सॉल्व करना है, और लास्ट में आंसर निकाल देना है 32/3 स्क्वायर यूनिट। कैलकुलेशन बाकी इजी है, एलसीएम्स हैं, सिंपली वैल्यूज़ लिमिट्स पुट करके आपने फाइंड आउट करनी है। अच्छा, एक और चीज़, अगर क्वेश्चन में आपका आंसर आ जाता है नेगेटिव, एरिया आपका नेगेटिव आ जाता है, तो इट मीन्स यहाँ पे कोई मिस्टेक है। हो सकता है आपने मिस्टेक किया, या हो सकता है जैसे ये एक स्टेप था कि y इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू y इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू 0 है, इस वजह से ये माइनस आ रहा है, तो ये चीज़ आपने स्किप कर दी है। तो आपने कभी भी अपना आंसर जो है नेगेटिव नहीं लिखना। एरिया कभी भी माइनस में नहीं होता, क्योंकि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है। माइनस का साइन तो इंडिकेट करता है कि वो किस साइड पे है, उसकी डायरेक्शन को, वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है ना। या एरिया, वैसे भी एरिया नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए अगर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है तो आपने उसको ओमिट कर देना है नेगेटिव साइन को, और पॉजिटिव ही आंसर लिखना है। कोशिश कीजिएगा कि आपको आपकी मिस्टेक मिल जाए, नहीं भी मिलती तो भी आपका आंसर जो है वो पॉजिटिव ही आएगा। जी, नेक्स्ट क्या है, अभी आपने जो पहले पढ़ा एरिया अंडर द कर्व एंड बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस। दूसरी एप्लीकेशन क्या है? वॉल्यूम फाइंड करना। द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड ऑफ नॉन इंटेग्रल क्रॉस सेक्शनल एरिया AX from x is equal to A to x is equal to B is the integral of A from A to B। मतलब कोई 3 डायमेंशन में चीज़ है, कोई सिलेंडर है, और आप उसका एरिया फाइंड आउट करना, वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाहते हैं।
तो उस वॉल्यूम को फाइंड करने का मेथड क्या है कि उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है। अगर आप उसको ऐसे सिलेंडर को सीधा रखे, वर्टिकल रख के उसको हॉरिजॉन्टली कट करते हैं तो सर्कल आ जाता है। तो वो क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाए और उसके अलावा आपके लिमिट्स आ जाए x=a से x=b तक। तो वो इंटेग्रल जो है वो आपको उस पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम दे देगा। उसके लिए अगर वॉल्यूम आपने फाइंड करना है तो आपको एक तो लिमिट्स का पता होना चाहिए और दूसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्रॉस सेक्शनल एरिया की। एग्जाम्पल है, अ पिरामिड 3 मीटर हाई हैज़ अ स्क्वायर बेस। पिरामिड की बेस क्या है, स्क्वायर है, दैट इज़ 3 मीटर ऑन अ साइड, और उसकी साइड्स क्या हैं, 3 मीटर 3 मीटर। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिरामिड परपेंडिकुलर टू द आल्टीट्यूड x, आल्टीट्यूड अब उसका क्या है, x पिरामिड का, डाउन फ्रॉम द वर्टेक्स इज़ अ स्क्वायर x मीटर ऑन अ साइड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड। जी, अब एक पिरामिड है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो एक स्क्वायर है, ठीक है, ये जैसे कि यहाँ पर गिवन है। अब इसकी जो बेस है उस वो भी एक स्क्वायर है 333, और इसका आल्टीट्यूड क्या है, x आल्टीट्यूड पे। फिर जब हम उसको कट करेंगे, एक पिरामिड क्या होता है, एक शेप होती है। अब तो पहले आते थे पिरामिड को एक्सप्लेन करने के लिए, मिल्क पैक एक आते थे इस तरह के, तो एक्सप्लेन किया जाता था बच्चों को अच्छे से। अब वो नहीं आते, अब तो टेट्रा पैक ही आते हैं। सॉरी। तो ये एक पिरामिड है, उसको आपने उसकी जो बेस है वो तो एक स्क्वायर है 3x3 का, और उसको आपने x लेंथ ऊपर जाके फिर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेक किया, अगेन वो एक स्क्वायर है और उसकी जो डायमेंशंस हैं वो x और x हैं। ज़्यादातर स्क्वायर है तो बराबर ही होंगी ना। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है x का स्क्वायर। तो अब आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया तो आ गया x स्क्वायर। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए उसकी लिमिट्स। तो लिमिट क्या आएंगी, 0 से 3 तक। ये सारी एक्सप्लेनेशन है, ये एक्सप्लेनेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया का फॉर्मूला लिखना है कि ax इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पे गिवन है। उसके बाद आपने द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, द स्क्वायर लाइज ऑन द प्लेन फ्रॉम x इज़ इक्वल टू 0 टू x इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। 0 से 3 मीटर हाइट तक जाके वो आपका ये जो है 0 से 3 मीटर तक आपका ये पूरा पिरामिड है, ठीक है। तो 0 इस पूरे पिरामिड का क्योंकि हमें वॉल्यूम चाहिए तो 0 से 3 तक लेंगे और फिर उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे ax की वैल्यू पुट करके। सिंपली इंटीग्रेशन है x3/3 और 0 से 3 तक उसकी लिमिट अप्लाई की और 9 मीटर क्यूब आपका आंसर आया। मीटर क्यूब क्यों आया, क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास गिवन था इट इज़ 3 मीटर, 3 मीटर हाई, स्क्वायर बेस और उसकी साइड्स भी 3 मीटर है। अब ये जो 3 मीटर साइड्स है ना, इसका हमसे कुछ लेना देना नहीं है, हमने नहीं क्वेश्चन में यूज़ किया, हमने सिर्फ ये यूज़ किया 3 मीटर हाइट है, ठीक है। और दूसरी हमने क्या चीज़ यूज़ की, क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिरामिड, वो क्या है, वो एक स्क्वायर है और उसके वर्टेक्स क्या है, x मीटर ऑन अ साइड। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड, तो वॉल्यूम हमने फाइंड कर लिया। तो जस्ट आपको ये क्वेश्चन ऐसे आएंगे, लेकिन ये इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जैसे कि आपको फिर पता होना चाहिए कुछ चीज़ों के बारे में। अब जैसे ये पिरामिड है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो सकता है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया स्क्वायर भी हो सकता है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया रेक्टेंगल भी हो सकता है, ठीक है। और अगर इरेगुलर सा पिरामिड है तो ट्रेपेजियम भी हो सकता है। तो उनके एरियाज़ निकालने के फॉर्मूले आपको आने चाहिए। इस तरह आपको सिलेंडर गिवन हो सकता है, सिलेंडर का क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक सर्कल, तो सर्कल का आपको एरिया फाइंड करने का πx² या πr² होता है। तो ये फार्मूलाज आपको जस्ट आने चाहिए। उसके बाद लिमिट आपने अप्लाई करनी है और वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेना है। जी, नेक्स्ट आपकी वॉल्यूम से अगली जो चीज़ है, सॉलिड्स ऑफ रेवोल्यूशन।
द डिस्क मेथड। अच्छा, ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आपके सिलेबस में इंक्लूडेड थी और अलग अलग से चीज़ें बताई गई थी कि ये सिलेबस में इंक्लूडेड है। ये थोड़ी सी टफ़ है, मतलब क्योंकि आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ी हुई, सिर्फ ये चीज़ है। बाकी ये मुश्किल नहीं है, इनके फार्मूलाज हैं, आपने फार्मूलाज याद करने हैं। और उसके बाद ये होता है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना कि क्या है, क्योंकि जब हम एरिया अंडर द कर्व की बात करते हैं तो वो तो 2 डायमेंशन की बात है, आप ड्रॉ करके बता सकते हो बोर्ड पे या कॉपी पे। लेकिन जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं या ये रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो ये क्या होती है, 3 डायमेंशन की बात हो जाती है, तो समटाइम एक्सप्लेन करना इतना ईजी नहीं रहता। तो थोड़ा सा बस क्वेश्चन को आपने समझना है कि वो क्या क्वेश्चन में हमें इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है और हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करके इंटीग्रेशन कर लेंगे। इंटीग्रेशन के रूल्स आपके वही पुराने वाले हैं। Solids of revolution क्या है? The solid generated by rotating a plane region about an axis in its plane is called a solid of revolution. To find the volume of a solid like the one shown, मतलब फिगर मैंने यहाँ पे नहीं ऐड की, we need only observe that the cross sectional area AX is the area of a disk of radius RX. The distance of the planar region's boundary from the axis of revolution, the area is then AX is equal to pi r x square. क्या है यहाँ पर, एक प्लेन है, मतलब कोई भी वो चीज़ हो सकती है, लेकिन वो एक प्लेन है और एक एक्सिस के गिर्द घूम के वो एक जो रीजन बना रहा है उसे कहते हैं सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, एक एक्सिस है, उसके गिर्द थोड़ा फासले पे एक प्लेन है और या उसके साथ वो, ये डिफरेंट सिचुएशंस में आ जाता है। एक प्लेन है और वो उसके गिर्द घूमता है, वो घूमने से जो आपके पास एक चीज़ जगह बनेगी उसे सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन कहते हैं। उसका एरिया अगर आपने फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया तो ज़्यादा नहीं पता, तो आपका काम जो है वो रेडियस से भी चल जाएगा। उस सर्कुलर डिस्क के अगर हमें रेडियस का पता चल जाए, यानी आर एक्स का हमें पता चल जाए, तो उसमें पाई आर एक्स स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ द सर्कल होता है ना पाई आर स्क्वायर, तो ये आर जो है अब क्योंकि एक वैल्यू नहीं है, एक फंक्शन की फॉर्म में आपको आ जाएगा, सिर्फ ये चीज़ है। तो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया की जगह आपने क्या यूज़ करना है, पाई आर एक्स स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर को आर एक्स स्क्वायर अब लिखा हुआ है, ये आपने यूज़ करना है और लिमिट्स अप्लाई कर देनी है, इंटीग्रेशन करनी है और जस्ट आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। A solid of revolution, rotation about x axis होता है ये। The region between the curve y is equal to under root x and the x axis is revolved about the x axis to generate a solid. अब ये एक कर्व है जो x एक्सिस के गिर्द घूम के एक जनरेट कर रहा है एक सॉलिड को। फाइंड इट्स वॉल्यूम, उस सॉलिड का वॉल्यूम आपने फाइंड करना है। कर्व आपको गिवन है, यहाँ पर जो ये कर्व गिवन है ये आपका आर एक्स है, तो चेंज यहाँ पर क्या आएगा, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं है, ये आर एक्स है, तो जस्ट चेंज क्या आएगा आपने इस फॉर्मूले में, पाई आर एक्स स्क्वायर, और लिमिट्स आपकी ए से बी होंगी जो गिवन है, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है कहाँ पर x इज़ इक्वल टू 0 to 4 गिवन है, ये आर एक्स है। अगर आपको ये फार्मूला आता है तो आप मुझे बताएं क्वेश्चन कितना आसान है। पढ़ के लग रहा था कि क्वेश्चन पता नहीं कितना मुश्किल होगा, लेकिन इसमें सिर्फ क्वेश्चन को समझना आपको आना चाहिए कि क्या चीज़ गिवन है और मैंने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, और फार्मूलाज भी ज़्यादा नहीं है। वॉल्यूम का फार्मूला है, ठीक है, दूसरा ये एक सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन का है, तीसरी चीज़ आएगी आर्क लेंथ, दैट्स इट। ठीक है, तो यही आपके फार्मूलाज हैं। प्रैक्टिस आप ज़्यादा कीजिएगा। ये थॉमस की बुक से ये टॉपिक मैंने लिया है, तो थॉमस की बुक का कौन सा चैप्टर है, 6 चैप्टर, 14th एडिशन का 6 चैप्टर है, आप उससे प्रैक्टिस भी इसकी कर सकते हैं और क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है आपने, क्योंकि अभी आपका ये टॉपिक नया ही स्टार्ट हुआ है, वॉल्यूम और सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन, तो आपने बस बेसिक लेवल के क्वेश्चंस करने हैं। जी, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, लेंथ ऑफ अ पैरामीट्रिक कर्व। लेंथ, अब आपने कोई कर्व है,
ठीक है, और जस्ट उस कर्व की लेंथ फाइंड करनी है, मतलब उसकी बाउंड्री के बस आपने अलोंग उसको मेजर करते हुए उस कर्व की लेंथ फाइंड करनी है, एरिया शेरिया फाइंड नहीं करना या वॉल्यूम भी नहीं, जस्ट लेंथ। उसके लिए क्या फॉर्मूला है, इफ़ अ कर्व सी, अच्छा अब इसमें ना फार्मूला अगर आप थोड़ा सा गौर करें, फार्मूला एक्चुअली एक ही है, लेकिन जिस तरह का कर्व आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप उस फार्मूले को थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे, दैट्स इट। इफ़ अ कर्व सी इज़ डिफाइंड पैरामीट्रिकली बाय x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड y इज इक्वल टू g of t and t lies between a to b where f and g are continuous and not simultaneously zero or in a b and c is traverse exactly once as t increase from t is equal to a to t is equal to b, then the length of c is the डेफिनेट इंटेग्रल। ये डेफिनेशन ऐसा आपने याद नहीं करनी, आपको सिर्फ आर्क लेंथ का फॉर्मूला आना चाहिए, लेकिन ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर डेफिनेशन लिख दी आपको। फंक्शन कंटिन्यूस ये गिवन होगा और ऑब्वियसली वो कहीं पे वो ज़ीरो नहीं होगा उस इंटरवल में। अगर ज़ीरो फंक्शन हो जाता है तो फिर आपको पता है कि आपको ब्रेक करना होता है उसको, फिर अलग अलग आप उसकी वो फाइंड करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं डेफिनेट इंटेग्रल की। और एंड सीज ट्रेवर्स एग्जैक्टली वंस एज, अच्छा और ये भी वही चीज़ जैसा कि एरिया जो आपने सेकंड क्वेश्चन आज के लेक्चर का फाइंड किया, तो हम चेक करते हैं ना कि या तो वाई जो है वो इंक्रीज़ होता रहे, बढ़ता रहे, यानी पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे। तो ये चीज़ें ये ना हो कि पहले कर्व बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, फिर आपकी लेंथ फाइंड करनी थोड़ी डिफ़िकल्ट है। लेकिन इतने आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे जिसमें कर्व कभी की नेचर चेंज हो रही है और फिर आप उसको बाय पार्ट्स उसको सॉल्व करें। आपको सिंपली आर्क लेंथ फाइंड करना आएगा और लिमिट गिवन होगी या इजीली फाइंड की जा सकती होगी। सिर्फ इसमें आर्क लेंथ फाइंड करने में जो प्रॉब्लम आएगा वो ये है कि कर्व आपको किस तरह दिया हुआ है, पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, y इज़ इक्वल टू एक्स की फॉर्म में दिया हुआ है, सिर्फ इस चीज़ से आपको फ़र्क पड़ेगा। तो क्वेश्चन की तरफ क्या आ जाते हैं डायरेक्ट। द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, ये आपने फाइंड करना है। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्लियरली पता चल गया, आर्क जो लेंथ है वो फाइंड करनी है सर्कल की, बस सिर्फ बाउंड्री को मेजर करना है आपने। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर डिफाइंड पैरामीट्रिकली बाय x इज इक्वल टू आर कोस टी, y इज इक्वल टू आर साइन टी। अभी देखिए सर्कल की इक्वेशन आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में दी हुई है, अगर इस तरह से दी हुई है तो फिर हमें यही वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा जो कि क्या है, dx ओवर dt का स्क्वायर, ये फार्मूला है आर्क लेंथ फाइंड करने का। dx ओवर dt का स्क्वायर प्लस dy ओवर dt का स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर रूट, और ये लिमिट क्वेश्चन में गिवन है 0 से 2 पाई, ये लिमिट यहाँ पर डाल दी। ठीक है, अगर x इज़ इक्वल टू आर कोस टी, y इज़ इक्वल टू आर साइन टी आपको गिवन है तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है आर्क लेंथ फाइंड करने के लिए। क्वेश्चन में आर्क लेंथ पूछी गई है, यहाँ पर क्लियरली बता दिया है कि आपने लेंथ ऑफ अ सर्कल फाइंड करनी है। अगर नहीं भी दिया हुआ, अगर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल आ जाता है तो भी आपको पता चल जाना चाहिए कि आर्क लेंथ के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अगर यहाँ पर x इज़ इक्वल टू आर कोस थीटा होता, y इज़ इक्वल टू आर साइन थीटा होता, यहाँ पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन आ जाती है x इज़ इक्वल टू ए टी स्क्वायर, वाई इज़ इक्वल टू 280, तो आप उस तरह से इसको सॉल्व कर लेते। तो जस्ट फार्मूला आपका यही रहना है। पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर आपको कर्व गिवन है तो आपका फार्मूला यही रहेगा कि आप x और y को विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल आप उसका डेरिवेटिव लें, उनको स्क्वायर का सम करें और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लें और बाद में इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल। तो dx ओवर dt आर कोस टी, अब आर यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, सिर्फ टी वेरिएबल है, तो आर माइनस साइन टी आपके पास डेरिवेटिव आ गया। डी वाई ओवर डी टी आर कोस टी आ गया, दोनों का स्क्वायर करके ऐड किया तो ये आपके पास आर स्क्वायर आ गया। अब आर स्क्वायर फिर बता रही हूँ, याद करवा रही हूँ आपको, वो एक कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास आर स्क्वायर टी आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे स्लाइड क्लियर नहीं बनी, लेकिन आपको पता चल रहा है 0 से 2 पाई लिमिट है, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर डी टी आ गया, आर टी क्योंकि टी ही आपका वेरिएबल था तो इसलिए आर इंटेग्रल टी आया, लिमिट सप्लाई की 2 पाई आर, और आपको वैसे भी पता है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल 2 पाई आर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्लाइंग द पैरामीट्रिक फार्मूला फॉर अ लेंथ ऑफ अ कर्व फाइंड द लेंथ ऑफ द एस्ट्रॉइड। अब एस्ट्रॉइड से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कर्व जो भी होगा आपको इक्वेशंस गिवन है, x इज़ इक्वल टू कोस क्यूब टी, y इज़ इक्वल टू साइन क्यूब टी। लेकिन अगर आपको पता चल जाए कर्व कैसा है तो ये बहुत अच्छी बात है। ये एस्ट्रॉइड की इक्वेशन होती है, पैरामीट्रिक इक्वेशन, x इज़ इक्वल टू ए कॉस। और एस्ट्रॉइड होता किस तरह का है, ये ऐसा, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द कर्व सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस इट्स लेंथ इज़ 4 times द लेंथ ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट पोर्शन। अब एस्ट्रॉइड जो है वो क्योंकि इस तरह की शेप होती है तो ये 4, आप इसका क्या करेंगे, सिर्फ एक क्वाड्रेंट की लेंथ फाइंड करेंगे, क्योंकि जैसे क्वेश्चन में आपको गिवन था कि आप डेफिनेशन में आपको गिवन था कि कर्व अगर यहाँ से देखो, यहाँ पर ये जो कर्व है फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो डिक्रीजिंग कर्व है, ठीक है। उसके बाद दूसरे क्वाड्रेंट में और तरह से ये बिहेव कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में और तरह से, और फोर्थ में और तरह से। तो इस तरह से अगर आपका कर्व जो है वो डिफरेंट तरह से बिहेव कर रहा है तो आपने उसको, मैंने आपसे क्या कहा था कि आपने इंटेग्रल्स को, इंटीग्रेशन लिमिट्स को ब्रेक कर करके उसको सॉल्व करना है। तो क्योंकि ये आपके पास 4 आपके पास आ जाएंगे, इक्वल सिमेट्री है, तो एक लेंथ फाइंड करके उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आप पूरे कर्व की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो x इज़ इक्वल टू कोस क्यूब टी, y इज़ इक्वल टू साइन क्यूब टी, डी एक्स ओवर डी टी का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। और डेरिवेटिव लेना तो आपको आता है 3 कोस स्क्वायर टी माइनस साइन टी का स्क्वायर, डी वाई ओवर डी टी का स्क्वायर फाइंड आउट किया यहाँ पर, फिर उनका स्क्वायर का सम कर दिया, सिंप्लीफाई किया ताकि हमारी इंटीग्रेशन थोड़ी आसान हो जाए, और फाइनली आपके पास 3 कोस टी साइन टी आ गया। इंटेग्रल आपको इसका लिमिट के लिए यहाँ पे गिवन है t इज़ इक्वल टू 0 to 2 पाई, ठीक है। अब जस्ट आपने क्या करना है, 4 एक साथ लगाकर इसकी लेंथ ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट पोर्शन इज़ इक्वल टू 0 to π/2 3 कोस टी साइन टी 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 इज़ इक्वल टू 3/2। आपने ये इंटीग्रेशन 3 कोस टी साइन टी को साइन 2t लिख दिया ताकि इंटेग्रल लेना आसान हो जाए। अगर इसके अलावा भी कोई इंटेग्रल आ सकता था इसका, जी हाँ, इसके अलावा भी आ सकता था। आप साइन टी के साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद है तो आप स्क्वायर करके भी कर सकते थे। अगर इस तरह भी आप इंटीग्रेशन करेंगे ना तो भी आपका डेफिनेट इंटेग्रल का आंसर हमेशा सेम आता है। इनडेफिनेट इंटेग्रल इसीलिए उनको कहा जाता है, बगैर लिमिट के जो इंटेग्रल्स होते हैं कि उनके आंसर्स चेंज भी हो सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया 3/2 0 to π/2 साइन 2t dt हमने लिख दिया इसको, फिर इंटीग्रेशन की, लिमिट्स अप्लाई की, तो आपके पास फाइनली आंसर क्या आ गया, 3/2। द लेंथ ऑफ द एस्ट्रॉइड इज़ 4 times इट्स लेंथ, मतलब ये आपने एक हिस्से की लेंथ फाइंड की है, तो 4 जो पार्ट्स हैं उनकी लेंथ क्या होगी, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट इज़ इक्वल टू 6। अब इस क्वेश्चन में इक्वेशंस गिवन है, लिमिट गिवन है, इंटीग्रेशन आपने कर देनी है। सिर्फ ये एस्ट्रॉइड का मतलब क्या है कि आपको ये पता चल जाए, अगर आप 0 से 2 पाई लेकर आप इसको सॉल्व करते तो आपका आंसर सेम ना आता। कर्व गिवन होने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि आपको ये जस्ट पता चल जाए कि इसको इसने डिफरेंट क्वाड्रेंट में जा रहा है और किस तरह से ये एक्ट कर रहा है, जस्ट इतना सा है। आपने इसीलिए जो है, मैं फिर दोबारा कह रही हूँ, थॉमस की बुक से मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं, आप भी उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस नहीं करनी। जो सिंपल क्वेश्चंस, मतलब हर टॉपिक के आपने फर्स्ट 2 एग्जांपल्स कर लें, अगर 3 एग्जांपल्स गिवन है तो। इसी तरह एक्सरसाइज में उस टॉपिक से रेलिवेंट जो हैं 4 या 5 क्वेश्चंस कर लें तो आपकी प्रैक्टिस इनफ है उसके लिए, राइट। तो अगर आप के जहन से स्किप हो जाता है कि ये किस तरह का है, तो आप अगर डायरेक्ट 0 से 2 पाई लिमिट अप्लाई करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि एक एस्ट्रॉइड का एरिया ही कोई नहीं निकल रहा, 0 आ रहा है।
वो तो सूरत में पॉसिबल है कि वो वहीं से शुरू होकर वहीं पे ख़त्म हो जाए, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में है। लेकिन ये कि कुछ प्रैक्टिस से आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट चीज़ जो है वो आपकी आ गई, अगेन एक फार्मूला है फॉर आर्क लेंथ। ये सिर्फ इसमें और पिछले फार्मूले में डिफरेंस क्या था कि कर्व आपको दिया डिफरेंट तरीके से है, मतलब ये y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में अगर कर्व दिया है तो फिर आपने आर्क लेंथ कैसे निकालनी है। तो डेफिनेशन पढ़ी हुई, इफ एफ इज़ कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल ऑन द क्लोज इंटरवल, द लेंथ ऑफ द कर्व फ्रॉम x इज़ इक्वल टू a, x इज़ इक्वल टू b इज़ गिवन बाय this formula 1 plus dy by dx का square and taking square root of it, apply the limit, right? तो इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व y इज़ इक्वल टू, ये आपको एक कर्व गिवन है, आपने इसकी लेंथ फाइंड करनी है और लिमिट भी गिवन है 0 से 1 तक। जस्ट क्या करना है, 0 से 1 लिमिट लेते हुए आपने इंटीग्रेशन करनी है। लेकिन उसके से पहले आपने काम और करना है कि आपने चेक करना है कि आपका जो है वो कर्व इसमें जो है वो 0 से 1 तक कर्व किस तरह का है, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल तो ऑब्वियसली वो होगा ही, लेकिन आपने चेक कर लें तो ज़्यादा बेहतर है कि कहीं पे अनडिफाइंड तो नहीं आ रहा कर्व आपका। तो उसका डेरिवेटिव जब हमने लिया 2√2x की पावर 1/2, तो ये 0 से 1 तक इसकी वैल्यूज़ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि इन्फिनिटी आता है। और ज़्यादा डिफरेंशिएबल हो गया, कंटिन्यूस हो गया, तो अब आपने क्या करना है, अगला काम कि इस पे लिमिट अप्लाई कर देनी है 0 से 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर, और सॉल्व किया, सिंपल इंटीग्रेशन है, लिमिट्स अप्लाई की और आंसर आ गया आपका 13/6। जी, अब आपने किया एरिया अंडर द कर्व बाउंडेड बाय x एक्सिस। ठीक है, एक चीज़ ये होगी, ये तो आपकी प्रीवियस थी जो आपने सेकेंड ईयर में भी किया, और वो उन क्वेश्चंस को रिवाइज़ कर लीजिएगा ज़रूर अगर आपको नहीं याद। थर्ड चैप्टर है आई थिंक सो उसका, सेकेंड ईयर की बुक का, हाँ इंटीग्रेशन थर्ड चैप्टर है, उसमें कोई एक्सरसाइज है लास्ट में 3.5 या 6 एक्सरसाइज, उसको रिवाइज़ कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपने ये थॉमस की बुक से बाकी का करवाया, उसमें ये है कि पहले आपने वॉल्यूम निकालना सीखा, वॉल्यूम ही निकालना सीखा है। उसमें अगर आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया यूज़ कर लेना है, अगर रेडियस गिवन है तो पाई आर एक्स स्क्वायर यूज़ कर लेना है। उसके बाद दूसरी चीज़ आपको सिखाई मैंने उसको आर्क लेंथ। ठीक है, वो रेवोल्यूशन ऑफ सॉलिड वो जो था वो वही चीज़ थी ना कि आपने वॉल्यूम ही एक्चुअली आप फाइंड करे थे। उसके बाद आर्क लेंथ हम लोगों ने सीखी, उसके लिए कर्व अगर आपको 2 टाइप के गिवन है तो 2 आपने वो उसके अकॉर्डिंग अपने फॉर्मूला यूज़ कर लेना है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि अगेन कोई अगर आपकी रेवोल्यूशन से एक प्लेन जो है एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करके जो कर्व बनाता है, उसमें आपने उसका वॉल्यूम फाइंड किया था, अब आप उसका सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। जो भी वो चीज़ बन रही, कर्व बन रहा है, आप एक प्लेन जो है एक एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व करके जो कर्व बना रहा है उसका हमने सरफेस एरिया अगर फाइंड करना हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है। जी, डेफिनेशन क्या है, सरफेस एरिया फॉर रेवोल्यूशन अबाउट द एक्स एक्सिस, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, एक तो पॉजिटिव हो, कंटिन्यूस हो, डिफरेंशिएबल हो, 3 चीज़ें हों ए बी इंटरवल में। उसके बाद एरिया, सरफेस एरिया, द एरिया ऑफ द सरफेस जनरेटेड बाय द रिवॉल्विंग कर्व अबाउट द एक्स एक्सिस इज़ एस इज़ इक्वल टू, ये फॉर्मूला जस्ट गिवन है 2 पाई वाई द वाई, और फिर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, आपने इनफैक्ट सिर्फ 4 फार्मूलाज हैं, सिर्फ इनको याद करना है अच्छी तरह से और क्वेश्चन को आपको समझ आ जाना चाहिए कि क्या पूछ रहा है। ये इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, और सरफेस एरिया फॉर रेवोल्यूशन अबाउट द एक्स एक्सिस, अगर अबाउट द वाई एक्सिस होता तो ये एक्स एक्सिस इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर डी एक्स है। ठीक है, और आपने यही आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, वेरिएबल चेंज नहीं होगा। तो क्वेश्चन है इसका, फाइंड द एरिया ऑफ द सरफेस जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द कर्व y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स, एक्स इज लाइज बिटवीन 1 to 2 अबाउट द एक्स एक्सिस,
वी एवेल्यूएट द फार्मूला s इज़ इक्वल टू a टू b 2πx, ये फार्मूला है। फार्मूले में जस्ट y की वैल्यू पुट करें, dy बाई dx की वैल्यू पुट करें और उसको सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। सिंप्लीफाई करके आपके पास √x+1 ओवर √x आ गया। अब इसकी आपने करनी है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करते हुए ऐसे यहाँ पे लग रहा था मुश्किल है, लेकिन जब हमने उसको वैल्यूज़ को पुट किया तो इंटीग्रेशन आपकी आसान ही आ गई। √x+1 dx है, पावर रूल लगाएं, वैल्यूज़ पुट करें और आंसर निकाल लें, ठीक है। तो ये 3-4 फार्मूलाज हैं जो आपने याद करने हैं और क्वेश्चन को समझना आपको आना चाहिए। ये एक नई चीज़ है, इसकी थोड़ी सी आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस लेक्चर के लिए इतना ही। इंटीग्रेशन जो है आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया अकॉर्डिंग टू योर जो कंटेंट्स हैं सिलेबस के, उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन भी कर ली, डेफिनेट इंटीग्रल भी हम लोगों ने कर लिया और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी कर ली। अब नेक्स्ट जो लेक्चर है वो इंशाल्लाह नया टॉपिक एक स्टार्ट करेंगे, इन्फिनिट सीरीज़, राइट। ओके जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।